नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में चर्चा पर चले इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से परिचय करा दें आपका। आज भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर मुकेश सिंह हैं, प्राचार्य कॉलेज के और पार्टी के वरिष्ठ नेता। इसके अलावा विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष फरुखाबाद के। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कन्नौज से जुड़ते हैं। शुभम तिवारी वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आज के पैनल में कांग्रेस का परिचय रखेंगे। और समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कायमगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, दायित्व है। तो आज की डिबेट पर चले तो 2022 का रण है, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं, सेनाएं सज रही हैं और उसी को लेकर के जो वाद प्रतिवाद हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं, वो लगने लगे हैं। और खासतौर से जो अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह में है और 2022 का जो रण है उसमें जाने के लिए पूरे उत्साह से लवरेज है पार्टी के कार्यकर्ता। और इसी को लेकर के समाजवादी पर तीखे तीखे शब्द बोले जा रहे हैं। इसी के चलते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान आया है। उन्होंने अखिलेश यादव को आत्म अवलोकन करने की सलाह दी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक जमीन गंवा चुके अखिलेश यादव, इसलिए उन्हें अपना आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। कई तरह की बातें उन्होंने कही हैं कि जो लोग आतंकियों की पैरवी करते रहे हैं, उनके मुंह से अपराध और आतंक पर सवाल खड़े करने की बात शोभा नहीं देती। अखिलेश यादव जनादेश स्वीकार करने के बजाय कभी खुलेआम सत्ता में आने पर अधिकारियों से निपट लेने की धमकी देते हैं, कभी पुलिस पर अविश्वास की बातें कर आतंकियों के हौसले बुलंद करते हैं। ये बड़ा बयान आया है। स्वतंत्र सिंह ने कहा कि जब अखिलेश यादव सरकार में थे तब सत्ता के कई केंद्र हुआ करते थे, नेताजी, चाचा, ताऊ और उनके वो बोले चचा जान, ये सारे लोग सत्ता के केंद्र हुआ करते थे। और ऐसी स्थिति में जो सरकार चलती रही है, उससे अगर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना करते हैं तो उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां कानून का राज है पूरी तरह से। पंचायत चुनाव में जिस तरह से मनमानी की गूंज रहे थे अखिलेश यादव, तो उनका मसला कभी पूरा होने वाला नहीं। तो ये बड़ा बयान है स्वतंत्र देव सिंह का। और स्वतंत्र देव सिंह की इस बयान के जरिए अखिलेश यादव को आत्मावलोकन करने की सलाह दी है। डॉक्टर मुकेश सिंह जी, आपसे ही शुरू करते हैं आज की चर्चा का। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक बड़ा बयान आया है, बड़ा हमला बोला है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर। और इस स्थिति में जब बिल्कुल महाभारत शुरू होने वाला है बड़े समर का, ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह के इस बयान को किस रूप में लिया जाए, क्या मंशा क्या है इस पूरे बयान के पीछे, आत्म अवलोकन के पीछे क्या क्या स्थितियां, क्या लगता है कि अखिलेश यादव को चारों तरफ से घेरने की बात है। और पंचायत चुनाव में हार के बाद में पार्टी जो परास्त हुई है, पार्टी में जो पार्टी के कार्यकर्ता जो हतोत्साहित हैं, उसको और उस स्थिति को और अधिक बरकरार रखने की बात है। इस पूरे बयान के क्या माने निकाले जाए? डॉक्टर मुकेश, सभी लोगों को प्रणाम। पहले ये जो बयान आया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ रही है। हाँ बोलो। तो इस बयान को हम तो आपके चैनल से काफी दिन से पहले से जुड़े हैं। आत्म अवलोकन का मतलब घेरना नहीं है। आत्म अवलोकन का मतलब है कि आप अभी तक जो करते रहे हैं उसके परिणाम आपके सामने आए हैं, इसलिए वो गलतियां आप बार बार न दोहराएं। जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आप आतंकवाद देते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप छोटी छोटी
साथ कहीं कोई कांड हो जाता है तो उसको राजनीतिक मुद्दा बना करके आंदोलन करते हैं। इस प्रकार के काम करते हैं उसको जनता और इसलिए आपको ये आत्मअवलोकन करना है कि आप अपनी पार्टी के संगठन को कैसे चलाएं, कैसे करें। हमने शुरू से कहा था कि जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, उस समय भी हमने कहा था कि अखिलेश यादव जी देखें कैसे जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव में वो जीतेंगे, उनको अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पार्टी को देश भर में प्रभावित किया और बहुत से नेता जो है इधर निर्दलीय के रूप में भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने के रूप में 65 जिला अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। नागपुर का चुनाव हुआ, नागपुर के चुनाव बीजेपी सामने आए। ये लगातार ये जो गलतियां हुई और 2017 के चुनाव की गलतियां हुई हैं, उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष भी तैयार नहीं हो पा रहा। हम चाहते हैं कि देश में सरकार चलाने के लिए कम से कम निंदे बिगड़े रास्ते से एक के रूप में एक पार्टी तैयार हो जाए, जो शायद अखिलेश यादव कर सकते हैं कि और दूसरे दल के बारे में ऐसा विचार अभी नहीं आ रहा है हो जाए। तो इसलिए आत्मावलोकन तो उनको करना ही चाहिए और अगर आत्मावलोकन नहीं करेंगे निश्चित तौर से 2017 का इतिहास दोहराया जाएगा। ये हमारा मानना है, यही का मानना है कि मोदी की राजनीति न करें, आतंकवादियों की राजनीति करें, 100 करोड़ हिंदुओं की राजनीति न करें। इस प्रकार जन समस्याओं के संदर्भ में वो लगातार विपक्ष उठाए, ध्यान जी जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मुझे लगता है कि अखिलेश जी का जहां तक विषय है और अखिलेश जी को दिए गए मशवरे का विषय है, तो स्वतंत्र देव जी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं और दल के हिसाब से भी हम बड़े हैं। तो मुझे लगता है कि उनका मशवरा बहुत बहुमूल्य है। लेकिन जहां तक हम सब लोग अखिलेश यादव जी को जानते हैं, अखिलेश यादव जी की पुरानी परिपाटी है कि वो बड़ों की बात कभी मानते नहीं है, कभी सुनते नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस विषय पे भी बहुत गंभीर होंगे और बहुत गंभीरता से विचार करेंगे। तो ये अखिलेश यादव जी की अपनी आइडियोलॉजी है, अपना तरीका है काम करने का कि वो बड़ों को दरकिनार करके ही हमेशा काम करते हैं। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन लगे हाथ मेरा भी एक मशवरा है अखिलेश यादव जी से। वो मशवरा ये है, आपने एक हनुमान चालीसा की चौपाई सुनी हुई, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को हनुमान चालीसा का पाठ अगर वो नित्य प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, तो मंगलवार और शनिवार को हमारे हनुमान जी का दिन होता है। हमारे इसलिए कहा कि पता नहीं अखिलेश जी मानते हो ना मानते हो हनुमान जी को, तो इसलिए मैंने हमारे कहा। लेकिन मुझे लगता है कि अनिल गंगवार जी जरूर मानते होंगे, शुभम जी जरूर मानते होंगे हनुमान जी को। तो हनुमान जी का पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का, तो निश्चित तौर पर उनका भी कल्याण होगा और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का भी भला होगा। क्योंकि ये तय है कि जिस तरीके की राजनीति विगत कई महीनों से अखिलेश यादव जी करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी परिणति ये है कि हार की खींच वो कभी अपने जिलाध्यक्षों को हटा के निकालते हैं। कहते ये है कि भाजपा ने धांधली कर ली और हटा अपने जिलाध्यक्षों को देते हैं। अरे भाई ये दो बातें कैसे संभव है? आप एडिटर महोदय बहुत गंभीर व्यक्ति हैं और बड़े नीचे तक की राजनीति को समझते हैं, तो जानते होंगे कि ये दो विषय कैसे एक साथ चल सकते हैं। एक तरफ आप अपने ही जिलाध्यक्षों को हटाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि साहब आपने जो है वो चुनाव में धांधलगर्दी की है, आपने चुनाव में ये किया। तो ये दो चीजें हैं। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी मानसिक रूप से कमजोर पड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से उनके लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, चाचा ने भी मना कर दिया है कि अब मैं भतीजे के साथ नहीं रहने वाला हूं और रहूंगा तो मैं गठबंधन बना के रहूंगा। तो मुझे लगता है कि बेचारे हैरान हैं, परेशान हैं। तो मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, अखिलेश जी के साथ। कहीं ना कहीं वो भी हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं उनके प्रति। दूसरा मुझे लगता है कि हमारे अनिल जी वरिष्ठ साथी हैं और अन्य लोग भी हैं, तो उनका थोड़ा मार्गदर्शन करिए। मेरा ये अनुरोध है आप सबसे कि थोड़ा मार्गदर्शन करिए, अपने सानिध्य में उन्हें थोड़ा बैठा लिए, क्योंकि बड़ों के सानिध्य में बैठने से सद्बुद्धि आती है, सदमार्ग की तरफ व्यक्ति जाता है। तो मेरा ये अनुरोध मात्र है आप सभी से।
यही कहूँगा। विवेक जी। हाँ बोलिए। देखिए, ये जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी का जो बयान है, ये भाजपा की एक कार्यशैली का ही हिस्सा है और उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। ये भाजपा की जो कार्यशैली रही है कि जिस पायदान से वो चढ़ के कुर्सी पे पहुंचते हैं, जिन कंधों पे चढ़ के वो सत्ता पे हासिल करते हैं, उन्हीं को ये किनारे लगा देते हैं। तो ये उनकी कार्यशैली है। अभी उसी का ये ताजा नमूना है। ये इस कार्यशैली और इस बयान को देख के तो याद आती है कि जिस तरीके से इसी कार्यशैली के तहत आडवाणी जी को, जोशी जी को या कलराज मिश्रा जी को जिस तरह किनारे लगाया गया, जिनके कंधों पर चढ़ के भाजपा यहाँ तक पहुंची, और वहां से लेके और मंत्रिमंडल के गठन तक आपने देखा होगा जिस तरीके से यूज एंड थ्रो का मामला रहता है, जब तक हमारे लिए वो काम की चीज है तब तक वो ठीक है, उसके बाद उसको कराने में देर नहीं करते हैं। तो ये इनकी कार्यशैली का हिस्सा है, बाद में उनको नसीहत देते हैं। ये दूसरी बात, ये पंचायत चुनाव के समय जो परिदृश्य बना था, तो उसके बाद ये उसको संतुलन की, विधानसभा के चुनाव के लिए संतुलन बनाने की कोशिश है, अपनी अपनी रंग और अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि समाजवादी पार्टी का अच्छे से लड़ना उत्तर प्रदेश में ये भाजपा के लिए कितना जरूरी है। तो ये उसका भी एक हिस्सा है, इस रणनीति की वजह से ये सब बयान दिया गया है, और इसका कुछ नहीं, इसका सारा सीधा ताल्लुक 2022 से है, इसके अलावा और कुछ नहीं। शेखर जी, मैं इस विषय पर बोलने से पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात बड़ा गौर से सुन रहा था। उन्होंने जो सांस्कृतिक अनुष्ठान शुरू किया है, मैं सोच रहा हूं पहले उसमें पूर्ण आहुति दे दूं, उसके बाद विषय पर बोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कि बात तो आदरणीय मान्यवर आप भी सुनिएगा कि बात तो योगी जी भी जो है आदरणीय मोदी जी की नहीं मानते हैं। आपकी उत्तराखंड की सरकार के ही मुख्यमंत्री इस समय कह रहे थे, मोदी जी ने कहा था कि जो है इस समय कोविड के दौरान किसी भी तरीके से धार्मिक अनुष्ठानों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, देश में कोविड का खतरा है। लेकिन योगी जी ने क्या किया कि कांवड़ यात्राओं को शुरू कर दिया। ये मेरा आरोप नहीं है, ये केवल आत्मचिंतन का विषय है कि जब बात शुरू होती है कि बड़ों की बात माननी चाहिए तो योगी जी को भी माननी चाहिए। ये तो मैंने आपका जवाब दिया है, सांस्कृतिक अनुष्ठान जो आपने शुरू किया था। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो आत्म अवलोकन शब्द किया, बड़ा सुंदर शब्द है। मुझको लगता है कि देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये इन दोनों की पार्टी एक ही तरीके की है। कहीं ना कहीं पूर्व की सपा सरकार और वर्तमान की भाजपा सरकार, दोनों की कार्यशैली आप देखिए एक ही तरीके की है। गौर से भी देखने में पता चल जाएगा, धांधली, गुंडई, अपराध, दोनों ही सरकारों की पहचान बन चुका है। जनता इन सब चीजों को पूर्णतः समझ चुकी है। और जो आत्म अवलोकन शब्द है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से मैं यहाँ पर कहना भी चाहूंगा कि आत्म अवलोकन तो आपको यानी भारतीय जनता पार्टी को भी स्वयं करना चाहिए था। मैं समाजवादी पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं आत्म अवलोकन शब्द के बारे में बोल रहा हूं कि भाजपा के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी को आत्म अवलोकन इसलिए करना चाहिए कि जनता ने कहीं ना कहीं आपको नकार दिया। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में आपको जनता ने नकार दिया। आपको निर्दलियों को साथ लेना पड़ा, आपको विपक्ष के नेताओं को साथ लेना पड़ा, उसके बाद आप सत्ता में आप आए हैं, जिला पंचायत को आपने हथियाया है। आत्म अवलोकन करिए कि जनाधार में आपके पास क्या बचता है। दूसरी बात कि अब आप देखने के बाद जब उन्होंने एक शब्द इसी में जोड़ते चले गए, आतंक और अपराध, तो बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आतंक और अपराध का तो जीवंत उदाहरण आपने ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में दिया है, जहां पर पर्चे छीने, विपक्ष को नामांकन नहीं करने दिया। बड़े से बड़ा मतलब जो नहीं अब तक देखा गया था, जो समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं देखा गया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया। तो आतंक और अपराध पर आप क्या बोल रहे हो, यहीं तक रुक जाते तो भी ठीक था। आतंक भी ऐसा कि एक आईपीएस अधिकारी को
भारतीय जनता पार्टी के नेता थप्पड़ मार देता है, इसको क्या कहेंगे साहब? इसके लिए आत्मावलोकन कब करेंगे आप? समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो आतंक की परिभाषा देते हैं, अपराध की परिभाषा देते हैं, और साहब देखिए सबसे ज्यादा अपराधी तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में ही है, इसका भी अवलोकन करिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर कहते हैं ठोक दिया जाएगा। साहब ये कौन सी भाषा शैली है? इसका भी आप अवलोकन करिए। लूट, डकैती, बेरोजगारी हावी है, महंगाई लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है, सरकार टैक्स वसूलने में लगी है। क्या यही है सशक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना? क्या यही है आपका वो आत्मावलोकन का सिद्धांत? मेरी बात को आप खारिज कर सकते हैं, अपनी सुंदर भाषा शैली में काट सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर, विषय यहाँ पर ये है कि जो आत्मावलोकन शब्द का आपने इस्तेमाल किया, उसके जड़ों में जाकर देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी उस शब्द को ईमानदारी से फॉलो कर रही है, उसका अनुसरण कर रही है या नहीं कर रही है? अनिल कुमार जी। शेखर भाई, आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बात कही है, आत्म अवलोकन, आत्मा का अवलोकन, मैं एक बात से बड़ा ही हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्नता हो रही है कि इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चारों तरफ से लोग सलाह दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि साहब अपनी पार्टी आउटसोर्सिंग पे दे दो, कोई कहता है कि ऐसे जेपी की तरह का आंदोलन करो, कोई कहता आत्मावलोकन करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनादेश हमारे पक्ष में बढ़ रहा है। जब जब ऐसा होता है तब तक लोग इसी प्रकार का काम करते हैं। अब रही जहां तक आत्मावलोकन की बात, हम लोग तो हारे हुए लोग हैं, हम लोग काहे का आत्मावलोकन करेंगे? आत्मावलोकन तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को करना चाहिए। उन्होंने पंचायत चुनाव कराए और पंचायत चुनाव में जनता ने कितनी बुरी तरीके से उन्हें हराने का काम किया। कहीं पर भी जिला पंचायत सदस्य डीडीसी उनके नहीं जीत पाए। इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ कि आज बड़ा राष्ट्रीय महासचिव आ रहे हैं, अब योगी जी बदले जाएंगे, अब फलाने लाए जाएंगे, ये सब क्यों चला? और इसके बाद योगी जी ने कहा कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, लेकिन अब देखना मेरी गुंडई को तुम। और ये कोई दिखाने की और समझाने की बात नहीं, इसके सबके अब तो सोशल मीडिया पे वीडियो पड़े हुए हैं, सबको जानकारी हो गई, गांव गांव तक ये बात पहुंच गई है और हर आदमी की जबान पर इस बात है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो किया जो आज तक हिंदुस्तान में किसी ने। जो प्रत्याशी बने आपके फर्रुखाबाद, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब मुकदमे क्यों नहीं हो रहे हैं? रेप का मुकदमा लिखाओ, उनकी उन्हें गोली चला दी, उनपे उन्हें गिरफ्तार करो। और एक शरीफ आदमी की बात मैं बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, वो भी प्रत्याशी था कहीं न कहीं से, उसके दरवाजे पर सवेरे पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था और ये कह रहा था आपका हरिजन एक्ट का मुकदमा लिख गया है और आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इसलिए आप चुनाव से हट जाइए। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम चुनाव से हट गए तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, हम तो गिरफ्तार होने के लिए जाएंगे और आप हमको गिरफ्तार कर लेना। जब गिरफ्तार नहीं किया तो फिर वो चुनाव लड़ गए। इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इस पर चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी बातें कह ले, लेकिन जो जनाब गांव गांव तक जो बात पहुंची है, सब लोग ये कहते हैं ऐसे सपा ने ऐसा कभी नहीं किया जो भाजपा ने किया है। झूठे मुकदमे लोगों पे लिखाने का काम तुम्हारे फर्रुखाबाद में हुआ है। मैं तो कहता हूं, मैंने शेखर भाई पहले भी कहा था, चुनाव के बाद उनकी चर्चा क्यों खत्म हो गई? भाई अपराध किया है तो चार्जशीट लगनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आत्मावलोकन आप करिए कि जिसने जनता ने हमें हराया, फिर हमने अपने पुलिस प्रशासन और अपने सत्ता के रौब में लोगों को डिमोलाइज किया, डैमेज किया और जो है उसे जीतने का हमने काम किया। और जहां नहीं जीत पाए वहां निर्दलीय के रूप में समर्थन दिया, वहां पार्टी के तोड़कर अपने साथ में लाया। इस प्रकार से आपने जीतने का काम किया है, ये अब किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश जी अब ये कह रहे हैं कि साहब वो अपने ताऊ की बात नहीं मानते, अपने नेताजी की, यहाँ तो बहुत से लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपकी सरकार बनी थी
तो दिल्ली में जो है किसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, और ये 2 उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, ये 3-3 मुख्यमंत्री आपके यहाँ क्या जरूरत थी है? आपके यहाँ जो है मौर्य जी को जो है वहां पे दौरा पड़ गया था, अस्पताल में भर्ती हुए, उन्होंने कहा हम मुख्यमंत्री नहीं बने तो हम मर जाएंगे। और शर्मा जी बन रहे थे, उन्होंने कहा हमें। तो ये 3 मुख्यमंत्री, जब आप कह रहे उत्तर प्रदेश में सपा बनती है तो साहब आजम खां मुख्यमंत्री होते हैं, चाचा मुख्यमंत्री होते हैं, ये मुख्यमंत्री, आपके यहाँ भी वही व्यवस्था है भाई, इसका आत्मावलोकन करिए। अब आप घुमाकर अपनी बात किसी प्रकार कह दीजिए। 2 उप मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश में क्या जरूरत थी और उनकी आज वैल्यू क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। वो लोग इसी बात पर मामला चल रहा है, वो क्या काम कर रहे हैं। आज आपने कांवड़ यात्रा का आदेश दे दिया है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, लेकिन जो शिक्षा है उसे आप मिटाने का काम कर रहे हैं। आज स्कूल खोलने के लिए आप आदेश नहीं कर रहे हैं। 2 साल हो गए, बच्चे जो हैं भाग रहे इधर नहरों में नहा रहे, और कांवड़ यात्रा होगी, जो ये स्कूल बच्चे नहीं आ रहे ना, ये सब कांवड़ यात्रा में जाएंगे, इन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट देखिए कल आपके खिलाफ क्या आदेश करता है। तो आप जहां धर्म की बात है, जहां वोट की बात है, क्योंकि अगर आप वोट जो है कांवड़ यात्रा नहीं निकालने देंगे तो आपका वोट नाराज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बच्चे, इंटर तक के बच्चे जो है वो वोटर नहीं आपके हैं, आप स्कूल चलने मत दो, बच्चों को आने मत दो, क्यों वो आपके लिए वोट नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं चल रहा है। मैं कहता हूँ आज कौन सा काम रुका हुआ है, कौन सी सभा नहीं हो रही है। हम कहते बच्चों के लिए कोविड-19 का आदेश करिएगा कि वो मास्क लगा के आए, दूरी पे आए, आधे आए, हफ्ते में 1 दिन आए, लेकिन कौन सुन रहा है यहाँ पर है। शिक्षा को समाप्त कर दीजिए। और आप कहते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं हमारे जो है, हम कहते क्या प्रोफेसर साहब वास्तव में शिक्षा का सर्वनाश हो रहा नहीं हो रहा। इस समय जो है स्कूल खुलने चाहिए, और आपका तीसरी लहर आएगी तब बंद कर दीजिए आप। अभी फार्म भरे जाएंगे, अभी नामांकन होगा, अभी उनका रिजल्ट आ रहा है, सब चीजों पर आप मौन है, लेकिन कांवड़ यात्रा जाएगी आपकी, लाखों लोग सड़कों पर जाएंगे। भाई साहब मुझे बड़ा हंसी आ रही है। कारण ये है कि मैं समाजवादी पार्टी की व्यवस्था को दोष दूं या इनकी मानसिक स्थिति को, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी चाचा हटाओ भतीजा बनाओ पार्टी है, जिसे चाचा हटाते हैं और भतीजे बनाने के लिए काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश से जिनका कोई लेना देना नहीं है, जाने कितने हमारे यहाँ तो घोषित उप मुख्यमंत्री हैं, आपके यहाँ तो अघोषित मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिनकी भैंसें ढूंढने के लिए पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लग जाती थी। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ घोषित और पढ़े लिखे लोग हैं, आपके यहाँ अघोषित, आपके यहाँ सुनिए, आप सुन तो लीजिए साहब, आपके यहाँ भैंसे खोजने वालों को मुख्यमंत्री का दर्जा मिला था। आपके यहाँ अगर भैंसें खोज ली तो पुलिस ने हिंदुस्तान जीत लिया, उन्हें तमगा दिया जाता था। अगर भैंसें खोज ली तो पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। ऐसी पुलिस और ऐसे प्रशासन चलाया है समाजवादी पार्टी ने। 5 जिले पूरे उत्तर प्रदेश में समेट दिए, 5 लोग मुख्यमंत्री थे। ये पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। सपा ने कहा है कि सभी हमें भली भांति सलाह दे रहे हैं, भांति भांति की सलाह दे रहे हैं। अभी सपा की तरफ से बयान आया। हमारी संस्कृति में एक विषय है, हमारे अनिल भाई साहब जानते होंगे, बड़े बुजुर्ग हैं, सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो कमजोर और असहाय होता है हम सब उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं, चाहे सलाह के रूप में हो, चाहे व्यक्तिगत परिश्रम के रूप में हो, तो हम सब देते रहते हैं। तो हमने तो भैया अपनी समझ में अच्छा ही सोचा था आपको लेकर के, लेकिन आपको अगर नहीं सलाह चाहिए तो ये आपको मुबारक हो, क्योंकि हमें मालूम है। अरे भाई साहब, अब उसमें तो हमारा दोष नहीं है ना। पप्पू तो मेरे कहने से नहीं दे रहे हैं। अब पप्पू की सलाह आप भाई पप्पू के साथ आप पप्पू के सलाह लें, पप्पू के साथ गठबंधन करें, ये आपका अपना निर्णय है। ये आप मांगी दे रहे भाई, ये भाई साहब ये हमारी संस्कृति का गुण है, इसे आप स्वीकार करिए कि हम कमजोर लोगों को सलाह देने में विश्वास रखते हैं। दूसरा कांग्रेस का मैं एक विषय रख दूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है जिन कंधों पर चढ़कर भाजपा पहुंची, उन कंधों को किनारे लगा दिया भाजपा ने। सीताराम केसरी, नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, आचार्य कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन, नीलम संजीवा रेड्डी,
दर्जनों ऐसे नाम हैं जो कि राहुल गांधी से तो कम से कम बड़े ही नेता हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं पुरुषोत्तम दास टंडन बता दीजिए कौन थे, मुझे बता दिया जाए कि ये कौन थे समाज कांग्रेस में, कितना इन्हें सम्मान मिला कांग्रेस में, ये पूरा देश जानना चाहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल ये सत्ताजीवी लोग हैं, केवल सत्ता से मतलब है और मुद्दे से। अरे भाई, आप तो सत्ता के लिए नहीं है ना, आप छोड़ दीजिए, आप इलेक्शन से बायकॉट कर दीजिए, कहिए कि भाई हमें सत्ता नहीं चाहिए। आपके ही प्रवक्ता ने कल ये कहा था कि हम राज करने आते हैं, राज। कांग्रेस के प्रवक्ता का ये बयान है कि हम सरकार चलाने नहीं आते, हम सेवा करने नहीं आते, हम राज करने आते हैं, राज। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये आत्म अवलोकन की बात करते हैं। अगर ये जनता के हित के होते हैं, जनता सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन इन्हें जनता के से कोई सरोकार नहीं है। आज अगर आत्म अवलोकन की बात करें तो बजाय किसी व्यक्ति विशेष को सलाह देने के बजाय इनके पास इतने मुद्दे हैं आत्म अवलोकन करने के, जिनमें कि शायद ये 6 महीने कम पड़ जाएं, 6 साल कम पड़ जाएं। इतने मुद्दे इनके पास अरे भाई साहब, मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन हो गया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को सलाह दी है, उन्होंने कांग्रेस को सलाह नहीं दी है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों को सलाह दी है, कांग्रेस को सलाह नहीं दी है, क्योंकि कांग्रेस तो ऑलरेडी सलाह बैसाखियों पर चलने वाली पार्टी हो गई है, तो मुझे लगता है उसे सलाह की आवश्यकता नहीं रह गई है। कानून व्यवस्था के लिए आत्म अवलोकन करें। एसपी को थप्पड़ मारते हैं, आधी रात में लड़की का शव जलाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। महंगाई चल रही, उस पर आप अवलोकन करेंगे। बेरोजगारी हो रही है, उस पर आप अवलोकन करें। जो आज प्रवासी महंगाई डायन खाए जाएगी, वो गाना बन गया जिस कांग्रेस के ऊपर, वो महंगाई पर यहाँ प्रवचन देने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद कांग्रेस का। उस पर आप अवलोकन करें, उस पर आप अवलोकन करने के बजाय ये व्यक्तिगत सलाह दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस को भी एक आत्म अवलोकन करना चाहिए, और वो ये कि अगर जनता हमसे सेटिस्फाइड नहीं होती, जनता हमसे संतुष्ट नहीं होती, तो जनता हमें 325 सीटों के साथ बहुमत नहीं देती। कांग्रेस को आत्म अवलोकन कांग्रेस को भी करना चाहिए कि पिछली कितने वर्षों बाद दी आपको। अरे भाई साहब, कांग्रेस से ले ली है, आपको काहे तकलीफ हो रही भाई साहब? विषय कांग्रेस का है, समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन जग जाहिर है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन जग जाहिर है। देखिए भाई, बोलते बोलते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो महंगाई पर बोल गए। बिल्कुल सही आपने याद दिलाया कि महंगाई डायन खाए जात है। ये आपके द्वारा दिया गया गाना था, लेकिन 200 रुपए किलो दालें बिकती थी, 200 रुपए किलो दालें, 200 रुपए किलो दालें बिकती थी कांग्रेस के शासन में। पूरा देश जानना चाहता है कि वो 40 हजार टन दालें खराब कर दी गई, कांग्रेस ने खराब कर दी पोर्ट में मंगा के, कारण कि बिचौलियों की जेबें भरती रहें। ये हम नहीं कहते, कांग्रेस के आंकड़े कहते हैं, कांग्रेस की सरकार में ये रिपोर्ट आई थी। कांग्रेस का कोई आंकड़ा नहीं कहता ये। अरे भाई साहब, मैं दिखा दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं कोई भी बात अपुष्ट नहीं करता, कोई भी बात अपुष्ट नहीं करता। कांग्रेस के शासन में खबर आई थी, कांग्रेस के शासन में, कि 40 हजार टन दालें पनवेल पोर्ट पर कांग्रेस के लोगों ने खराब करवा दी। कांग्रेस सरकार ने 40 हजार टन दालें, छोटी मोटी दालें नहीं। मिश्रा जी छोड़िए, दुनिया अरे में बेकार किससे बात कर रहे हैं आप? सरकार के आंकड़ों पे कोई दुनिया का कोई भी देश यकीन नहीं करता है। ये आप मतलब आपके आंकड़ों पे हम कर तो रहे हैं ना यकीन, आपके आंकड़ों पे कर रहे हैं। ये आपके ही आंकड़े हैं कि 40 हजार टन दालें आपने सड़वा दी थी पोर्ट पे, और देश में दालें 200 रुपए किलो बिक रही थी। करता है दुनिया में। आप जीडीपी को लेके पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि दुनिया में जीडीपी को लेकर पहली मर्तबा इस देश में, पहली मर्तबा इस पूरे विश्व में कितनी बड़ी महामारी आई कि जिसने आदमी को घरों के अंदर बंद कर दिया, पहली मर्तबा ये महामारी आई, पहली मर्तबा। लेकिन महामारी में भी अवसर तलाश रही है कांग्रेस, लेकिन ये अवसर जनता देने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। नहीं है, माइक को हटा के बोलिए, सच्चाई सुनने की आदत डालिए।
आज दुनिया में कोई देश आपके आंकड़ों को नहीं कांग्रेस मानता। को सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए कांग्रेस इधर उधर की बातें करती है। कांग्रेस आपने झूठे देश को लूटने में विश्वास रखती है, राजतंत्र में विश्वास रखती है। सेवा भाव कांग्रेस का खत्म हो चुका है। उधार की कांग्रेस और उधार के नाम पे राजनीति कर रही है कांग्रेस। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी को आप इस तरह कर रहे हैं। असली मुद्दों पे आइए, जनता के मुद्दों से हट के बात मत करिए। मुकेश जी बोलिए, मुकेश जी बोलिए, आप भारत सरकार के आंकड़े देखिए मिश्रा जी आप बेकार हाइपर हो रहे हैं। मिश्रा जी आप बेकार हाइपर हो रहे हैं। पार्टी को नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मेरी एक परामर्श है कि आप सबसे पहले तो पूरी हो गई, मैं लेफ्ट कर रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष में आपकी छोड़ गई, कहीं स्टेट में आपकी सरकारें नहीं रही, पूरे भारतवर्ष में सरकार नहीं रही। उत्तर प्रदेश में आपका तो चुनाव है, ना विधानसभा चुनाव है, ना लोकसभा चुनाव है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप से आतंकवादी को परिचय देने का काम करते थे, आप 35A लागू करते थे, आपने जो है आपातकालीन लागू करी और आपसे जनता दूर हो गई। झूठे वादे किए और सरकार क्या की, जनता ने आपको छोड़ दिया। और आप लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आपको सबसे पहले आत्मनिर्भर करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के सदस्यों को थोड़ा खराब लगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात था, लेकिन हम समझते हैं कि उन्होंने जो बात आपको जरूर करना चाहिए और कुछ छोड़ देना चाहिए। कुछ जनता से जुड़े हुए नहीं, आप हमेशा गलत मुद्दों के आधार पर राजनीति करते रहे। आप आतंकवादियों के आधार पर राजनीति करते रहे, आप गुंडागर्दी के आधार पर राजनीति करते रहे, आप अपहरण उद्योग के आधार पर राजनीति करते रहे। आप कहीं कहीं जहाँ भी बलात्कार हुआ उसको राजनीति का मुद्दा बनाया, जन समस्याओं को आपने कभी मुद्दा नहीं बनाया। और इसीलिए धीरे धीरे जो है आपके नेतृत्व में चले गए। हमारा परामर्श है कम से कम विपक्ष मजबूत हो और आप आंदोलन करें। 5 मुख्यमंत्रियों की सरकार न बनाए, कभी आगे ऐसी सरकार बनाए जो अपने आप खड़ी हो जाए, अपना निर्णय कर सके। राजनीति में निर्णय करना बहुत आवश्यक है, जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं कर पाई 5 साल में। और इसीलिए 2017 के चुनाव में चली गई और इसीलिए 2022 के चुनाव में भी आपके साथ यही होने वाला है। मुझे लगता है कि आप भी नहीं मान सकते हैं। अनिल कुमार जी जवाब दीजिए। शेखर भाई, 2 बातें अभी मैं कहूँगा। लखनऊ में अभी आपने देखा 2 आतंकवादी पकड़े गए। किसकी सरकार है? अगर ये सरकार सपा की होती तो यही लोग ये कहते कि ये आतंकवादी इन्होंने बुलाए, ये संरक्षण दे रहे हैं। आतंकवादी थे। और दूसरी बात, अभी अलीगढ़ में आपने देखा कि नकली शराब का गोरख धंधा पकड़ा गया। 109 लोग मर गए शराब पीकर। और शराब नकली शराब बेचने वाले वो बीजेपी के लोग थे, गिरफ्तारी हुई उनकी। आप सोचिए, आप गोरख धंधा कर रहे हैं। इटावा में श्रीमान अखिलेश यादव जी ने कहा था, अगर हमारी सरकार आई तो रात के पानी का दाम हम कम कर देंगे। ये अखिलेश यादव जी ने कहा था एटा में अखिलेश यादव ने कहा था, अगर हमारी सरकार आई तो रात के पानी का दाम हम कम कर देंगे। इसका अभिप्राय समझते हैं आप? हाँ, क्या प्रयास का मतलब है? इसका अभिप्राय क्या मतलब है? शराबियों को संरक्षण देना, ये है। आप समाज को विकलांग बनाने का काम करते हैं। सपा जो है वो समाज को विकलांग बनाने का काम करती है। इतिहास में 109 लोग कभी शराब पीकर मरे हो। आप शराब बिकवा रहे हैं, आप मौत बेच रहे हैं। और आप कह रहे जो है उन्होंने कहा शराब सस्ती कर देंगे। शराब सस्ती कर देंगे, कौन सा बुरा काम कर देंगे? आप महंगी कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। आपका समर्थन कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी है जो शराब का समर्थन करती है। तो मुझे लगता है आपके मैनिफेस्टो में, सपा के मैनिफेस्टो में ये शामिल होने जा रहा है कि शराब फ्री में बंटवाएंगे। अब आप
शराब जो है, शराब के लिए कोटे खोल, जैसे राशन के लिए कोटे खोले गए वैसे शराब के लिए मैं तो कोटे पूछ खोले। रहा हूँ आपसे, इतिहास में आज तक उत्तर प्रदेश में 109 लोग शराब पर मरे हो तो मुझे बता दीजिए। आपके लोग शराब बेच रहे थे, नकली शराब जो है, और ये जो है सारी चीजें आप मुझे थाने आपके बिक रहे हैं, सब कुछ आपका बिक रहा है, और तब भी सीना आप चौड़ा कर रहे हैं कि मेरा 56 इंच का छीना है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। जनता मरी जा रही महंगाई में, आपको मजा नहीं आ रहा है। अच्छा, ये विषय कौन तय करेगा? ये जनता तय करेगी ना कि अच्छे काम किसने किए किसने नहीं किए। जनता तय करेगी ना, जनता तय करेगी ना। तो इंतजार कर लीजिए 2022 का। मेरा अनुरोध है आपसे कि इंतजार करिए 2022 का। सलाह तो कर रहा, जनता जिसे जनादेश दे वो मान लेना। अगर आप चलिए, करेंगे मैं आपको बता दूंगा। शुभम बोलना कुछ। नहीं शेखर जी, मुझे इस जीवन में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्तर विहीन बात करती है और इन लोग का बौद्धिक क्षमता अब रही नहीं है जो ये सवाल सुन पाए और जवाब दे पाए। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी कुंठा जो है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। आप अपनी कुंठा को सहेज के रखिए, आप अपनी कुंठा को सहेज के रखिए। वैसे तो आपको जो है विकास जी, आपको और नहीं हो ऐसा का सकती। शासनादेश हो, शराब बंद करनी चाहिए हमारे हिसाब से। तो शेखर जी मैं लेफ्ट करता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये पैनल बात करने लायक भी है। तो कृपया करके आप इन्हीं की सुनिए और इनकी बात। जो पैनल, अगली बार से अनुरोध है कि कोई पैनल शुभम जी से पूछ के बनाइएगा। आप नाराज हो गए, आपसे आत्मावलोकन की बात कह दी, आपकी क्षमता नहीं क्योंकि है, आपकी क्षमता नहीं, आप मेरी बात का जवाब जा रहे हैं। व्यक्तिगत नहीं, क्षमता नहीं तो मेरी बात का जवाब दे पाए। व्यक्तिगत नहीं, एक सेशन करवा दीजिए इनकी मन की बात का, एक सेशन करवा दिया इनकी मन की बात का। मन की बात का सही कह रहे हैं। आज हम लोगों ने स्वतंत्र देव सिंह के बयान पर चर्चा की है। स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव से आत्म अवलोकन करने की बात कही है। कुछ मुद्दे भी गिनाए हैं जिन पर वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव अवलोकन करें और अपना पक्ष साफ करें। ये उन्होंने मुद्दे भी कुछ उठाए हैं अखिलेश स्वतंत्र देव सिंह ने। और ये जब चुनावी समर शुरू होता है तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू होता है। आज समाजवादी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र बनाने की ओर कदम बढ़ाए हैं। जो पार्टी के प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ विचार विमर्श किया है। घोषणा पत्र में कौन कौन से बिंदु रहे, कौन कौन से मुख्य मुद्दे रहे, इन पर चर्चा की गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो ये चर्चा और तमाम जानकारियां आगे जारी रहेंगी। और 2022 का जो समर शुरू होने वाला है उसको लेकर के तैयारियां बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों में शुरू हो गई हैं। कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बना रही है और निरंतर जो पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि है उस पर पार्टी के प्रदर्शन और धरना जारी है। विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पार्टी का जो विरोध है वो सड़कों पर दिख रहा है। ये जो नजारा है ये सब 2022 के महासमर को लेकर के है। आज हम लोगों ने स्वतंत्र सिंह के बयान पर चर्चा की। आप सबने अच्छे विचार रखे। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी का, विवेक जी का, विकास जी का, अनिल कुमार जी का, शुभम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।